आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाए? ए आ, बी उ, सी ई, डी ऐ। इसका सही उत्तर होगा डी ऐ। संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो असमान स्वरों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐ किससे बना है? आ धन ए, तो इसलिए ये संयुक्त स्वर है। बाकी ये तीन स्वर मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं क्योंकि ये समान स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे बड़ा आ कैसे बना है? आ धन आ से। ऊ कैसे बना? ऊ धन ऊ से। और ई धन ई से। इसलिए संयुक्त स्वर हुआ ऐ जो असमान स्वरों से मिलकर बना है आ और ए से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छ वर्ण किसके योग से बना है? ए कौधन शा, बी कौधन चा, सी कौधन छा, डी कौधन शा। इसका सही उत्तर होगा ए। कौधन शा से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे बना है? काधन शा से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए कवियत्री, बी कवियत्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कवयित्री। ये सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल और डी उत्ज्वल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी उज्ज्वल। ये सही वर्तनी है जो व्यंजन संध के माध्यम से बना है। उत धन ज्वल, ये मिलकर क्या हो जाता है? उज्ज्वल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। त्रिपुरार का सही संध विच्छेद क्या होगा? ए त्रिपुर धन अरि, बी त्रिपुर धन रारी, सी त्रिपुरा धन री, डी त्रिपुरा धन आरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए त्रिपुर धन अरि। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है जिसमें किन किन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है? त्रिपुर धन अरि, त्रिपुरारी। इसमें आ धन आ मिलकर क्या हो जाते हैं? आ दीर्घ हो जाता है, इसलिए यह दीर्घ स्वर का स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इत्यादि में कौन सी संधि है? ए यड़ संध, बी गुण संध, सी वृद्ध संध, डी दीर्घ संध। इस प्रश्न का उदाहरण होगा ए यड़ संध। इत्यादि में यड़ संध है, ये इति धन आदि दोनों को मिलाकर बना है और ये यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि में क्या होता है? जब ई या ई के बाद कोई अन्य असमान स्वर आता है तो ई या में बदल जाता है। यहां ती में ई है और आदि का आ, ये मिलकर क्या हो जाते हैं? या बन जाते हैं। ई आ मिलके या। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए फा, बी भा, सी ढा, डी हा। आप जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन वह होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर में हवा घर्षण करते हुए बाहर निकलती है।
ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और वो कितने हैं? मुख्य रूप से ये हैं, ये 3 प्रकार के जो शा हैं और हा, ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो इसलिए निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा हुआ? डी, ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। यशोदा में सही उत्तर होगा कि सी विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि ये यशः धन दा, ये दोनों को मिलाकर बना, ये क्या हो जाता है? यशोदा। यहां पर ये विसर्ग है, तो इसलिए ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। इसका उत्तर होगा बी द्विग समास। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्विग समास। शताब्दी में 2 शब्द हैं, एक तो शत है, शत का मतलब हुआ 100, और दूसरा अब्द शब्द है। ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। अब्द का मतलब होता है वर्ष, शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। और जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा पद किसी समूह का बोध कराता हो, वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विग समास। इसलिए शताब्दी में द्विग समास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। यथाशक्ति में यथा और शक्ति 2 शब्द हैं, इसका समास विग्रह होगा यथा धन शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। इसमें यथा अव्यय है, तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। इसलिए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा और इसका सही उत्तर ए है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, गणेश जी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो और किसी तीसरे पद की ओर संकेत या इशारा करें, जैसे इसमें गणेश जी की तरफ इशारा है, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? इसका अगर हम समास विग्रह करें तो धर्म भ्रष्ट का मतलब धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट का मतलब धर्म से भ्रष्ट। यहां महत्वपूर्ण से है, से विभक्ति ये अपादान कारक की विभक्त है जो सेपरेशन या अलगाव का बोध कराती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा बी अपादान तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए अधिक, बी अधि, सी अय और डी आ। तो अधिष्ठाता शब्द 2 शब्दों के मिलाकर बनता है। पहला अधि जो उपसर्ग है और प्लस या धन अस्थाता, ये दोनों मिलकर अधिष्ठाता शब्द बन जाते हैं। जो संधि का नियम है उसमें यह है कि ई के बाद अगर सा या था आते हैं तो सा क्या हो जाता है? ये शा बन जाता है, और था क्या होता है? ठा बन जाता है। इसलिए अधिधन अस्थाता अधिष्ठाता बन गया। और इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है? बी अधि। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए इक, बी किक, सी अक, डी ईक। तो इसका उत्तर होगा इक प्रत्यय, ए। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। जब किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द के पहले स्वर में वृद्धि हो जाता है। जैसे ये लोक धन इक है, इसमें पहला जो स्वर है वो क्या है? ओ है, और ये इसमें वृद्धि होकर ये क्या बन जाता है? औ बन जाता है, लौकिक। इसलिए लौकिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार से और भी शब्द मिलेंगे, यौगिक, औपचारिक, मौखिक, इस तरह से एक प्रत्यय लगा के बनाए जाते हैं। और फारसी से उर्दू में होते हुए अब हिंदी में भी इसका प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से गैर हाजिर शब्द में अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का गैर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ए वट, बी वट, सी अवट, डी आवट। सही उत्तर इसका ये होगा डी आवट। मूल शब्द जो है वो क्या है? लिखावट का लिख। लिख क्रिया में आवट प्रत्यय लगा है, ये बन गया लिखावट। अगला प्रश्न। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा सी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उन शब्दों के द्वारा प्रकट होती है जिनसे हमें किसी के भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है। यहाँ पर बुढ़ापा शब्द से एक खास अवस्था का पता चलता, बोध होता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी संबंधवाचक। तो ये इसका उत्तर होगा, यह पुस्तक में यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिनके द्वारा किसी निश्चित वस्तु की तरफ संकेत किया जाता है। यहाँ पर यह के द्वारा पुस्तक किसकी है इसके बारे में संकेत किया जाता है या किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मुझे थोड़ा फल चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। तो इसका उत्तर होगा सी परिमाणवाचक। थोड़ा शब्द से परिमाण का, मात्रा का हमें पता चलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम भाग। तो यहां पर गाय, पहाड़, आम भाग ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यमुना एक खास नदी का नाम है, सारी नदियों के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सतीश ने आम खाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी प्रेरणार्थक। इसका सही उत्तर होगा बी सकर्मक। सकर्मक क्रियाओं की पहचान होती है कि जिसमें कर्म का प्रयोग होता है, उसमें आप क्या प्रश्न चिन्ह लगाइए। सतीश ने क्या खाया? उत्तर आएगा आम खाया। इसलिए यहां पर ये क्या है? आम जो है वो कर्म के रूप में आया है, सतीश करता है, तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। शायद आज वर्षा होगी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? शायद आज
वर्षा होगी। ए सामान्य भविष्यकाल, बी संभाव्य भविष्यकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें संदिग्ध वर्तमान काल ये होगा नहीं, आसन्न भूतकाल भी नहीं है, सामान्य भविष्य काल भी नहीं, संभाव्य भविष्य काल है। संभाव्य भविष्य काल का मतलब होता है कि जिससे क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जाए तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि भविष्य में शायद ये शायद शब्द से संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आज कभी भविष्य में वर्षा होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा कि ये भाववाच्य है, सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? भाववाच्य। भाववाच्य में ये होता है कि इसकी पहचान ये है कि कर्ता के साथ हमेशा से या द्वारा लगा होता है। जैसे इसमें मुझ से, मुझ के साथ से लगा हुआ है। दूसरी पहचान ये है कि हमेशा भाववाच्य नकारात्मक होते हैं। पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, यह है। और क्रिया हमेशा अकर्मक, एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से भाववाच्य इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, वह पढ़कर सो गया, इस वाक्य में पढ़कर किस प्रकार की क्रिया है? ए सहायक क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा वह पढ़कर सो गया, मतलब पढ़ चुका है उसके बाद सोया, मतलब पूर्व काल में क्रिया हो चुकी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, पूर्वकालिक क्रिया, वो पढ़कर सोया। हमेशा पूर्वकालिक क्रिया के साथ ये जुड़ा होता है कि क्रिया के मूल रूप में करके ये लगभग हर जगह जुड़ा मिलेगा, पढ़कर, दौड़कर, खाकर, पीकर, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बाढ़ से तीर छूटा, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्म कारक। इसका सही उत्तर होगा बी अपादान कारक। बाढ़ से तीर छूटा, से जो है ये अलगाव दिखा, ये विभक्ति जो है से, इससे क्या पता चलता है कि बाढ़ से तीर छूट चुका है। जहां पर कोई अलगाव की बात पता चले, सेपरेशन की बात आए, वहां हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा या छत से बिल्ली कूदी, तो हर जगह से जो विभक्त है, कारक चिन्ह है, उससे क्या पता चलता है? अलग होने का भाव, इसलिए यहां अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राम मोहन को रुपए देता है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। तो यहां पर राम मोहन को रुपए देता है, इसके लिए हमेशा आपको की जगह के लिए लगाइए तो अर्थ और स्पष्ट होगा। राम मोहन के लिए रुपया देता है, तो इस प्रकार से देने का भाव यहां है, इसलिए संप्रदान कारक होगा यहां। आगे बढ़ते हैं, जब कोई चीज किसी को प्रदान की जाए, दी जाए, को या के लिए का प्रयोग हो तो संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न है, गुड्डा शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए गुड्डी, बी गुड़िया, सी गुड्डे, डी पुड़िया। इसका सही उत्तर होगा बी, गुड्डा शब्द का स्त्रीलिंग गुड़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या है? ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियाएं, डी चिड़ियाओं। तो इसका सही उत्तर होगा ए चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए आग, बी अक्षत, सी आज, डी आंख। तो इसमें आग ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप अग्नि होता है, और आज भी तद्भव है, अद्य होता है। आंख भी आप जानते हैं कि ये तद्भव रूप है, अक्षत तत्सम शब्द है। वैसे भी जहां पर ये छा हो, आंख मूंद के आप मान लीजिए कि वो शब्द तत्सम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लोटा शब्द किस वर्ग में आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। तो लोटा शब्द न तो तत्सम है, तद्भव है, न विदेशी है, ये देशज है। क्या है? देशज। देशज वे शब्द होते हैं जिनके स्रोत का हमें पता नहीं चलता, और जो लोक बोलियों से, लोक कहावतों से, ऐसी भाषाओं के शब्द होते हैं, कई बार बोलते बोलते बन जाते हैं, इसलिए इनको देशज कहा जाता है। तो लोटा एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? ए पुर्तगाली, बी अरबी, सी तुर्की, डी फारसी। इसका सही उत्तर होगा सी तुर्की। कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? ए दिनकर, बी दिवाकर, सी प्रभाकर, डी सूरज। इसमें से दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। सूरज जो है ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? डी सूरज। आगे बढ़ते हैं, भार्गवी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए पद। असल में ये टाइपिंग की त्रुटि है, इसको होना चाहिए पद्मा। सही शब्द क्या है? पद्मा। बी विश्वपदी, सी शतावरी, और डी कौमुदी। तो भार्गवी का अर्थ क्या होता है? भार्गवी का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो इसलिए इसके लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पद्मा। पद्मा का भी मतलब होता है लक्ष्मी। भार्गवी के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कहा जाता है इसका पर्यायवाची कमला है, इंदिरा भी इसका पर्यायवाची है, एक शब्द है। इसके अलावा हरिप्रिया भी है इसका पर्यायवाची, और एक और पर्यायवाची है चंचला। तो भार्गवी का पर्यायवाची क्या है? पद्मा, लक्ष्मी, कमला, हरप्रिया, चंचला, इंदिरा, ये शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का मतलब क्या होता है? अस्थावर का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो, मतलब जो जिसकी गतिशीलता न हो। तो इसका विलोम क्या होगा? जंगम। इसका विलोम क्या हो? जंगम। जंगम माने जो चल सकता हो। अस्थावर का विलोम जंगम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ए हवा आग, बी आग हवा, सी जलवायु, डी आग पानी। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब क्या होता है? आग। तो इसलिए ये जो पहला है ए विकल्प, ये सही इस युग का अर्थ होगा, हवा आग, अनिल अनल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मत्सृण शब्द का विलोम क्या होगा? मत्सृण शब्द का विलोम क्या होगा? ए कठोर, बी मुलायम, सी रुक्ष, डी रूखा। तो मत्सृण शब्द का मतलब होता है जो कोमल हो, सॉफ्ट हो, मुलायम हो। तो इसके लिए क्या है? विलोम इसका होगा रुक्ष, जिसमें खुरदरापन हो। रुक्ष का मतलब जो मुलायम न हो, खुरदरापन हो।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अकिंचन, बी असमर्थ, सी अज्ञेय, डी अक्षम। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं? अकिंचन। इसका सही उत्तर क्या होगा? अकिंचन होगा, ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी विद्वान, डी सर्वव्यापी। इसका सही उत्तर होगा बी सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, कोयला की दलाली में मुंह काला मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए दुष्कर्म करने पर लज्जित न होना, बी अनैतिक कार्य करना, सी बुरे काम करने पर अपयश मिलना, डी दुष्कर्म से भाग जाना। इसका सही अर्थ होगा बुरे काम करने पर अपयश मिलना। कोयला की दलाली में मुंह काला मतलब कि कोई भी गलत काम हो तो उसका फल भी या उससे जो है एक तरह से भोगना पड़े। गागर में सागर भरना, इस लोकोक्त का क्या अर्थ है? एक कम शब्दों में बड़ी बात कहना, बी घड़े से पानी भरना, सी असंभव कार्य करना, डी मूर्खतापूर्ण बातें करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए कम शब्दों में बड़ी बात कहना। आप जानते हैं हिंदी के एक महान कवि हैं बिहारी लाल, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरा है। वो अपने 2 लाइन के दोहों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कम से कम शब्दों में कह देते हैं, इसलिए ये काफी प्रसिद्ध मुहावरा है, लोकोक्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शीत एवं शीत शब्द युग्म का शुद्ध शब्दार्थ विकल्प क्या है? ए श्याम सफेद, बी स्थित शीतल, डी शांत श्वेत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। शीत का मतलब होता है श्याम, सांवलापन, और शीत का मतलब सफेद। तो इसलिए सही विकल्प क्या है इस प्रश्न का? ए श्याम सफेद। शीत और शीत का अर्थ क्या होगा? श्याम और सफेद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। वह हमेशा अपने गीत, तो अव्यय आप जानते हैं, अव्यय के लिए एक और शब्द प्रचलित है अविकारी। अव्यय वे शब्द होते हैं जिसपे वचन, लिंग, काल किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर वाक्य में हमेशा उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ये हमेशा शब्द है, ये क्या है? अव्यय है। तो सही इसका उत्तर होगा बी हमेशा। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ए न कोई आया न कोई गया, बी वह जैसे आया वैसे ही गया, सी वह आया और गया, डी वह आया तभी तो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी वह आया और गया। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है और इसकी पहचान क्या है? हमेशा संयुक्त वाक्य के बीच में ज्यादातर और शब्द आएगा। जिस भी वाक्य के बीच में और शब्द लगा हो आप समझ लीजिए कि वो संयुक्त वाक्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। वो बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो इस वाक्य में सामान्य वाक्य होगा वह सुंदर मूर्तियां बनाते थे। कैसी मूर्तियां? सुंदर। सुंदर एक तरह से विशेषण है। अब इसके आगे बड़ी लगा दिया तो बड़ी सुंदर मूर्तियां बने, तो सुंदरता की और विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसलिए प्रविशेषण क्या होगा? बी बड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी बड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? ए राम तो आज जाएगा,
बी रानी कल ही चली गई, सी वह भी उसके साथ जाएगा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। इसमें राम तो आज जाएगा, इसमें तो निपात है। रानी कल ही चली जाएगी, इसमें ही जो है निपात है। वह भी उसके साथ जाएगा, इसमें भी निपात है। डी में मुझे एक गिलास पानी चाहिए, कोई निपात नहीं है, किसी निपात का प्रयोग नहीं, इसलिए सही उत्तर होगा डी, जिसमें किसी निपात का प्रयोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लिंग बदलिए। अनार, ए अनार, बी अनर, सी आधार, डी आनर। इसका सही उत्तर होगा अनार का स्त्रीलिंग भी अनार ही होता है, तो सही इसका उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम क्या है? ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी निश्चयवाचक। उसका भाई खेलता है, किसका भाई खेलता है? उसका भाई खेलता है। तो इसमें जो उसका है ये सर्वनाम किस तरह का संबंध बता रहा है, भाई से संबंध बता रहा है, किसी का भाई है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए संबंधवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है। ए भीड़ में रहने वाले लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं, बी भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं, सी भीड़ में रहकर ही अच्छा काम किया जा सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। जमात में करामात का अर्थ, करामात नकारात्मक अर्थ में है, इसलिए इसका सही अर्थ होगा ए। जमात में करामात का अर्थ है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, लेकिन किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी हिंदी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा सी फारसी। लेकिन फारसी भाषा का शब्द है, जिसको हम कह सकते हैं विदेशज शब्द। कौन सा शब्द? विदेशज शब्द, जो विदेशी भाषा से आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का पर्यायवाची क्या है? ए किरण, बी प्रकाश, सी दिशा, डी झंडा। तो केतु का मतलब होता है झंडा, तो सही इसका उत्तर होगा डी। केतु का पर्यायवाची झंडा होगा। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे केतन, जैसे ध्वज, जैसे निशान, जैसे पताका, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से आज की मेरी यह प्रस्तुति यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको सार्थक और उपयोगी लगेगी। आपसे अनुरोध है कि यदि हो सके तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।